हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे आधुनिक इतिहास के बारे में। जैसा कि आपको बता दिए थे कि आधुनिक इतिहास का सिलेबस क्या है, आधुनिक इतिहास में हमें किन किन टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है ना। आज हम उसका पहला टॉपिक शुरू करेंगे, आधुनिक इतिहास का पहला टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और आपको बता दें कि यह आधुनिक इतिहास किन किन स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये रामबाण साबित होगा। तो इसीलिए आप सभी इसे पूरा ज़रूर देखें। आज हम इस टॉपिक में अच्छे से समझेंगे कि आधुनिक इतिहास की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई थी, ठीक है ना। तो हमारा आधुनिक इतिहास का पहला टॉपिक आ जाता है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो हम उस पर विचार करेंगे, ठीक है ना। तो आप सभी ध्यान से देखें। हमारा आज का टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। ये टॉपिक है और आज हम केवल एक ही टॉपिक को समझेंगे, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, और पूरे डिटेल में समझेंगे। समझ गए? तो चलिए देखते हैं अब ये टॉपिक आया कहाँ से। यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन अर्थात यूरोपीय कंपनी जो था यूरोपीय देशों का था, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं यूरोपीय देशों का कि यूरोपीय देश भारत क्यों आना चाहते थे, क्या रीज़न था कि भारत उसे आना पड़ा, और आकर उन्होंने किस प्रकार से अपना यहाँ पर विस्तार किया, उस पर डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं कि ये सभी यूरोपीय देश जो है वो भारत क्यों आना चाहता था, इसके पीछे क्या रीज़न था। तो हम सबसे पहले रीज़न समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से भारत आया, उसके बाद हम देखेंगे कि भारत आकर उसने किस प्रकार से अपनी कंपनियों को स्थापित किया, किस प्रकार से वो यहाँ पर रहना शुरू कर दिया, किस प्रकार से व्यापार करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से भारतीय रियासतों को अपने अधिकार में लेना शुरू कर दिया। ठीक, चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे। ठीक, चलिए तो हम देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन का सबसे पहला कारण, ठीक है ना। तो कारण हम देखते हैं। कारण, पहला कारण था भारत में अत्यधिक धन संपदा। भारत में काफ़ी अधिक मात्रा में धन संपदा था, यानी कि आपको पता होगा कि पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक ना। अब सोने की चिड़िया मतलब सोना वाला चिड़िया नहीं, सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारत की भूमि की जो मिट्टी है काफ़ी उपजाऊ था, और अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, अभी भी है। और भारत में काफ़ी अधिक मात्रा में महत्वपूर्ण संसाधन पाए जाते थे, इसीलिए बोला गया कि भारत में अत्यधिक धन संपदा, ठीक ना। ये था पहला कारण। दूसरा कारण है यूरोप में मसालों की अत्यधिक मांग। आपको पता होगा कि यूरोप जो है एक ठंडा प्रदेश है और वहाँ के लोग गर्म चीज़ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसीलिए वहाँ पर मसालों की काफ़ी अधिक क्या थी, मांग थी, ठीक है ना। तो दूसरा है यूरोप में मसालों की अत्यधिक मांग। अब हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि यूरोप वाले किस तरह से आए, इसीलिए आप अभी वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा, ठीक है। भले ही आपको अभी नहीं लग रहा होगा, ठीक हो सकता है, लेकिन आप
कुछ समय स्पेंड तो कीजिए इस वीडियो में, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल था, ठीक है ना। तो दूसरा है यूरोप में मसालों की अत्यधिक मांग। एक एक करके पूरा पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले उसका कारण लिख लेते हैं, उसके बाद हम हर एक कारण पर डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तीसरा कारण था पुराने व्यापारिक मार्गों पर अरब और तुर्कों ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। अब ऐसा तो नहीं है कि भारत और यूरोप के बीच पहले व्यापार नहीं होता था, व्यापार तो होता था, लेकिन वो किसी मार्ग से होता था जिस पर अरब और तुर्कों ने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था, जिसके कारण इसे नए नए मार्गों की खोज करना पड़ा। अब किस प्रकार से किया ये आप सभी क्लास 9th के भौगोलिक खोज में देख चुके होंगे, उसका थोड़ा सा चर्चा हम इसमें ज़रूर करेंगे ताकि आप सभी शुरू से अच्छे से समझ जाएं, ठीक है ना। तो चलिए, तीसरा है पुराने व्यापारिक मार्गों पर अरबों एवं तुर्कों का नियंत्रण। समझ गए। फिर चौथा कारण हम बात करते हैं। चौथा कारण क्या था? चौथा कारण था पुनर्जागरण। क्या था? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण, ये पुनर्जागरण क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि पुनर्जागरण का मतलब है कि समय के साथ साथ जो हमें परिवर्तनें आती है वही होता है पुनर्जागरण। जैसे कि हम सो गए, अब सोकर उठे तो हमारे अंदर जब नए नए विचार आते हैं तो हम अपने जीने की शैली, हम अपने विचारों में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, वही परिवर्तन कहलाता है पुनर्जागरण। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा कारण था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक। और लास्ट छठा कारण है राजनीतिक एवं, समझ रहे हैं ना, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रतिस्पर्धा। राजनीतिक एवं आर्थिक प्रतिस्पर्धा। चलिए, ये 6 कारण था। भौगोलिक खोज जो हुआ और भारत जब आना चाहा यूरोपीय कंपनी, उसका ये सभी कारण था। क्या था? ये सभी कारण हैं। तो क्या आप ये 6 कारण को आप अच्छे से समझ गए? ठीक है ना। चलिए फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। यूरोपीय कंपनियों का भारत आने का कारण ये था कि भारत में काफ़ी अधिक मात्रा में धन संपदा था जो यूरोपियों के लिए काफ़ी क्या था, महत्वपूर्ण था, और हमारे देश के लिए भी महत्वपूर्ण था। ठीक है ना। दूसरा है यूरोप में मसालों की अत्यधिक मांग। यूरोप में मसालों की काफ़ी अत्यधिक मांग थी। क्यों मांग थी? क्योंकि यूरोप एक ठंडा प्रदेश है और वहाँ पर लोग गर्म चीज़ खाना पसंद करते हैं और खाना जरूरी भी हो जाता है। क्यों? जो भौगोलिक स्थिति है उसके कारण। ठीक ना। तीसरा है पुराने व्यापारिक मार्गों पर अरबों और तुर्कों का नियंत्रण। पुराने व्यापारिक मार्गों पर किसने अधिकार कर लिया था? अरब वाले और तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। ठीक। अब किस प्रकार से अधिकार कर लिया इस पर हम डिटेल में बात करेंगे बस कुछ क्षण के बाद। ठीक ना। उसके बाद चौथा है पुनर्जागरण। नए नए विचारों का क्या हुआ? प्रवेश हुआ। फिर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार और लास्ट है छठा राजनीतिक एवं आर्थिक प्रतिस्पर्धा। क्या आप सभी ये 6 कारण समझ गए? उसके बाद हम डिटेल में अब चर्चा करते हैं। ठीक। ज़रा देख लेते हैं कि क्या आप सभी को अच्छे से दिख रहा है। चलिए, बहुत अच्छा। अभी हमारे पास यहाँ पर इतना जगह बहुत बचा हुआ है और यहाँ पर भी बचा हुआ है, तो हम इस पर भी
अच्छा से चर्चा करते हैं। ठीक, चलिए हम एक एक करके क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो पहला हम देखते हैं भारत अत्यधिक भारत का अत्यधिक भारत का अत्यधिक धन संपदा, या भारत में अत्यधिक धन संपदा, यानी कि भारत को ध्यान से देखेंगे तो भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनें उपलब्ध थी। साथ ही साथ भारत में कृषि काफ़ी अधिक मात्रा में की जाती थी और यहाँ की मिट्टी काफ़ी अधिक उपजाऊ था, जिसके कारण यहाँ पे सोने की तरह क्या होती थी, अनाजें उपजती थी। इसी कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। ठीक, उसके बाद दूसरा है यूरोप में मसालों की अत्यधिक मांग। यूरोप में मसालों की अत्यधिक मांग, तो ध्यान से देखेंगे अब हम इस पर चर्चा करते हैं। चूँकि यूरोप जो है, ध्यान से देखिएगा, यूरोप एक ठंडा प्रदेश है। क्या, कौन सा प्रदेश है? ठंडा प्रदेश है। और यहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण सालों भर क्या पड़ती है, ठंडी रहती है। ठीक, और यहाँ के लोग गर्म चीज़ों को खाना पसंद करते हैं। अब गर्म चीज़ों को का मतलब है क्या मसाला ही सिर्फ खाएगा? नहीं, मसाला खाने का सीजन है, लेकिन क्या केवल कोई मसाला खा के रह सकता है? नहीं, वहाँ के लोग जो खाते थे वो अधिकांश लोग मांस खाते थे। क्या खाते थे? मांस। यहाँ के अधिकांश लोग मांस खाते थे, इसलिए आपको ये याद रखना है कि यहाँ के अधिकांश लोग मांसाहारी ही होते हैं। यूरोप के अधिकांश लोग मांसाहारी होते हैं। ठीक, तो ये अब जब आप मांस बना रहे हैं, ठीक है ना, जब आप मांस बना रहे हैं और उसमें आप मसाला नहीं देंगे तो क्या आपको वो टेस्टी लगेगा? जब आपको टेस्टी नहीं लगेगा, क्या आप उसे खाने को पसंद करेंगे? नहीं, खाने में मज़ा ही नहीं आएगा। अब होता है कि जब हम सभी मांस बनाते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की मसालों को देते हैं ताकि हमें वो टेस्टी लगे, और ठंड के मौसम में तो और अधिक लोग खाते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि उसके शरीर को गर्मी मिलते रहे। समझ गए? तो यहाँ के लोग जो थे मांस को, अर्थात वो अपने भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए मसालों का उपयोग करते थे। ठीक, और साथ ही साथ मांस जो है, मांस को बचाने के लिए, मांस को लंबे समय तक बचा कर रखने के लिए उसमें मसाला क्या कर देते थे, मिला देते थे। मसाला मिला देने के पश्चात उसे जब आप रख दीजिएगा तो मांस काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। जैसे आज लाए, हम 2-3 दिनों के बाद भी उसका उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम क्या करते हैं, अचार को बनाते हैं ना, आम का हुआ, आंवला का हुआ, या आप मिर्ची का अचार देख लीजिए, तो विभिन्न प्रकार की जो सामग्री होता है, खाद्य पदार्थ होता है, उसमें हम क्या करते हैं, मसालों को मिलाकर लंबे समय तक बचा कर रखते हैं। ठीक इसी प्रकार यूरोप के लोग मांस में मसालों को मिलाकर उसे लंबे समय तक टिका कर रखते थे, बचा कर रखते थे, ताकि उसे फिर से उपयोग किया जा सके, मांस खराब ना हो। समझ गए? इसीलिए यूरोप में मसालों की काफ़ी अत्यधिक मांग थी। और एक बात कि भारत में जिस क्वालिटी का, जिस गुणवत्ता का मसाला भारत में मिलता था, वैसा मसाला पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलता था। और यहाँ के मसाला बहुत ही बेहतरीन होता था, स्वादिष्ट होता था। इसीलिए यूरोप के लोग यहाँ के मसालों को लेना, खरीदना बहुत क्या समझते थे, अच्छा समझते थे। समझ गए? उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया। तीसरा टॉपिक आता है पुराने व्यापारिक मार्गों पर अरबों और तुर्कों का नियंत्रण। पुराने व्यापारिक मार्गों पर अरबों और तुर्कों का नियंत्रण, ये क्या है? तो ध्यान से आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि भारत अर्थात एशिया और यूरोप के बीच प्राचीन काल से ही व्यापार हो रहा था। प्राचीन काल से ही क्या हो रहा था? व्यापार हो रहा था। लेकिन क्या परिस्थिति बना कि ये नए मार्गों खोज करते हुए भारत पहुंचा? तो आप इसे पढ़ेंगे किसमें? भौगोलिक खोज में। हम कुछ चर्चा इस पर चला देते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे, इधर दिखेगा, यहाँ से देख लीजिए, तो ये इतना दिखेगा तब हो जाएगा। चलिए, तो आप ध्यान से देखिए, ये है भारत। मान लीजिए ये है
चलिए मान लीजिए ये क्या है, भारत है, ठीक है ना, क्या आपको दिख रहा है, एक मिनट, हाँ चलिए, ये है भारत, ठीक है ना। उसके बाद ये है यूरोप, सॉरी ये है अरब, क्या है, अरब, और सॉरी इधर नहीं हो पाएगा तो इधर हम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बनाते हैं भारत को, चलिए यह भारत, समझ गए, क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पर दिखेगा, चलिए यह है भारत। अब ये मान लीजिए यह है अरब, क्या है, अरब कंट्री है, यह है अरब कंट्री, और यही है तुर्क, क्या है, तुर्क, ठीक। अब ये मान लीजिए ये जो है ये है यूरोप, क्या है, यूरोप, यूरोप, ठीक। अब हुआ क्या कि पहले जो भारत के साथ व्यापार होता था, किसके साथ व्यापार होता था, भारत के साथ व्यापार होता था, तो ये होता था, यहाँ पर एक स्थान था जिसका नाम था कुस्तुनतुनिया, क्या नाम था, कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया, क्या नाम था, कुस्तुनतुनिया। यहाँ पर जो है इसी मार्ग से होता था व्यापार, इसी मार्ग से क्या होता था, व्यापार होता था। क्या आपको दिख रहा है, चलिए आपको दिख रहा है, ये जो आप देख रहे हैं इधर इस साइड वाला नहीं दिख रहा है, इसको देख लीजिएगा, ये है यूरोप, क्या है, यूरोप, ठीक। तो ये जो आप देख रहे हैं कुस्तुनतुनिया, इसी मार्ग के द्वारा होता था व्यापार, समझ गए, इसी मार्ग के द्वारा। जब इस मार्ग के द्वारा व्यापार होता था तो क्या ये मार्ग था, नहीं, ये एक माध्यम था, और प्राचीन काल में यही था एक व्यापारिक केंद्र, सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र, क्या था, सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र, सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र, ठीक है ना। तो कुस्तुनतुनिया जो था ये सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, ठीक, समझ गए। उसके बाद हुआ क्या, भारत से सामान को ले जाता था अरब वाले, यहाँ अरब वाले कहाँ ले जाते थे, कुस्तुनतुनिया पर ले जाते थे, कुस्तुनतुनिया ले जाते थे, ठीक है ना। और यहाँ से आते थे यूरोप वाले लोग, यहाँ से यूरोप वाले इधर आते थे, और यहीं से होता था व्यापार। भारत के सामान अरब वाले लोग यहाँ ले जाते थे, और भारतीय व्यापारी भी यहाँ ले जाते थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरब वाले ले जाते थे, यहाँ से भारत से ले जाते थे, कहाँ, कुस्तुनतुनिया। जैसे एक मार्केट होता है तो कुस्तुनतुनिया मार्केट ही था, ठीक है ना, यहाँ ले जाते थे, और यूरोप वाले आते थे और यहाँ से खरीद के लेकर यूरोप जाते थे। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये, ध्यान से देखें कि पहले ये जो आप कुस्तुनतुनिया देख रहे हैं, इस पर पूर्वी रोम का अधिकार था, किसका अधिकार था, पूर्वी रोम का, पूर्वी रोम, पूर्वी रोम का अधिकार था, समझ गए, पूर्वी रोम का अधिकार था। किंतु तुर्की में एक ओटोमन साम्राज्य था, कि कौन सा साम्राज्य था, ओटोमन साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य का शासक था मोहम्मद द्वितीय, कौन था, मोहम्मद द्वितीय।
जब मोहम्मद द्वितीय ने देखा कि ये जो है कुस्तुनतुनिया, ये व्यापार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एक स्थान है, तो ये क्या किया कि अपने शक्तियों को बढ़ाकर कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। पहले था पूर्वी रोम का अधिकार इस पर। पूर्वी रोम में एक साम्राज्य था जिसका नाम था रेजेंटाइन। क्या नाम था? रेजेंटाइन। रेजेंटाइन साम्राज्य का इस पर क्या था? नियंत्रण था। लेकिन ओटोमन साम्राज्य का शासक जो कि था मोहम्मद द्वितीय, उसने कुस्तुनतुनिया पर अपना क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अब जैसे ही कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया तो उसके बाद इसके चारों तरफ मुस्लिम कंट्रियों का क्या हो गया? विस्तार हो गया। इसके चारों तरफ मुस्लिम कंट्रियों का क्या हो गया? विस्तार हो गया। और जब तुर्की का इस पर अधिकार हो गया, अर्थात ओटोमन साम्राज्य का अधिकार हो गया, तो हुआ क्या? इसने अब इस मार्ग से होने वाले व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या लगा दिया? प्रतिबंध। और इस मार्ग से जब व्यापार होता था तो बोला गया कि व्यापार तो करने देंगे, लेकिन तुम्हें अत्यधिक टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? टैक्स। तो अब यूरोपीय लोग सोचने लगे कि टैक्स देना पड़ेगा, जितना सामान नहीं है उससे दोगुना जब हम टैक्स देंगे तो फिर हमें बचेगा क्या? हमें लाभ क्या होगा? तब इस मार्ग से व्यापार करना छोड़ दिया। कौन छोड़ दिया? यूरोप वाले ने। अब जब यूरोप वाले व्यापार करना छोड़ दिए तो अब उनके आवश्यकता की जो सामानें हैं उसे तो चाहिए जीवन यापन करने के लिए, तो अपने आवश्यकता के सामान को लेने के लिए, उपलब्ध करने के लिए लोगों ने अब नए नए मार्गों की खोज करना शुरू किया, जिसके पश्चात होता है भौगोलिक खोज की शुरुआत। जिसके पश्चात क्या होता है? भौगोलिक खोज की शुरुआत। और उसके बाद जिसमें भौगोलिक खोज की शुरुआत होता है जिसमें पुर्तगाल और स्पेन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझ गए? चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो उसके बाद भौगोलिक खोज की शुरुआत होता है, तो यहाँ से नए नए मार्गों को खोज किया जाता है। किसका? नए नए मार्गों को खोज किया जाता है भारत आने के लिए, जिसमें पुर्तगाल के एक राजकुमार होते हैं जिसका नाम होता है हेनरी, और भौगोलिक खोज में हेनरी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, इसीलिए उसे नेविगेटर की उपाधि दिया गया। किसका? नेविगेटर। और इसीलिए पुर्तगाल के राजकुमार को बोला जाता है हेनरी द नेविगेटर। ठीक। अब इसे आप और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप क्लास 9th की जो पहला चैप्टर है भौगोलिक खोज, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसे देख सकते हैं अच्छे से। ठीक। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कि पुराने व्यापारिक मार्गों पर अरब और तुर्कों ने जब अधिकार कर लिया तो किस प्रकार से यूरोपीय कंपनियों ने भारत आने के लिए दूसरे मार्गों की क्या किया? खोज किया। उसके बाद है पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण का मतलब होता है कि जब हम किसी भी परिस्थिति में होते हैं या जिस समय में हम होते हैं, जिस समाज में हम होते हैं, यदि कोई चीज़ गलत है तो उसके सुधारने के लिए, उसको सुधारने के लिए, उसे बदलने के लिए नए नए विचारधाराओं का उदय होना ही कहलाता है पुनर्जागरण। समझ गए? जैसे प्राचीन काल में लोग किस प्रकार से रहते होंगे? आदिवासी के रूप में थे, लेकिन धीरे धीरे उनका विचार बदला, उनकी बुद्धियों में वृद्धि हुई, तो उन्होंने अपना जीवन जीने की शैली को परिवर्तित किए, समाज को संगठित किए, समाज में एक दूसरे के मदद करने का क्या किया? प्रयास किया। तो लोगों की जीवन शैली पूरा बदला। किसके कारण बदला? नए नए विचारों के कारण बदला, और यही कहलाता है पुनर्जागरण। समझ गए? चलिए, उसके बाद हम आते हैं ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। जिस प्रकार से हमारे धर्म में, हमारे देश में अर्थात भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी सभी विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग भारत में रहते हैं, और यहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या काफ़ी अधिक है। ठीक ना? ठीक इसी प्रकार वहाँ पर ईसाई धर्म अर्थात यूरोप में ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों की जनसंख्या क्या थी? काफ़ी अधिक थी, और वो सभी अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते थे।
ताकि उनके धर्मों का क्या हो सके, प्रचार प्रसार हो सके, इसीलिए वो भारत आना चाहते थे। समझ गए। चलिए, उसके बाद है राजनीतिक एवं आर्थिक प्रतिस्पर्धा। राजनीतिक और आर्थिक प्रतिस्पर्धा का क्या मतलब है, तो ध्यान से समझेंगे ना, तो ये है यूरोप, और यहाँ पर आप देखिए ये है इटली, यह है जर्मनी, यहीं पर आ जाएगा फ्रांस, इस साइड आ जाएगा ऑस्ट्रिया, यहाँ पर मान लीजिए ये है स्पेन, यह है पुर्तगाल। तो ये सभी क्या है, यूरोपीय देश है। क्या है, यूरोपीय देश। और प्राचीन काल में, ध्यान से देखें, प्राचीन काल में यूरोप में सबसे बड़ा जो व्यापारिक देश था वो था इटली। कौन था, इटली। कौन था, इटली। अब ध्यान से देखेंगे कि जब भी यहाँ से जो कोई भी सामान यहाँ से जाता था यूरोप, तो सबसे पहले इटली के पास ही पहुँचता था। किसके पास, इटली के पास। और इटली काफ़ी आगे था यूरोप में व्यापार की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से इटली के समान कोई अन्य देश नहीं था। पूरे व्यापार पर इटली का क्या था, प्रभुत्व था। ठीक है ना। अब इटली क्या करता था कि अपने अकॉर्डिंग सभी को सामान देता था। क्यों, क्योंकि अब उनके पास, अन्य देशों के पास कोई अन्य चारा है नहीं, खरीदेगा तो इटली से ही खरीदेगा। ठीक। तो ये सभी देश काफ़ी परेशान थे, क्योंकि अब इसका मन हुआ किसी वस्तु का मूल्य बढ़ा दे, किसी वस्तु का मूल्य घटा दे, किसी को उसी मूल्य में बेचे। तो ये इटली का मन है। ठीक है ना। तो जैसे ही अरब और तुर्क ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। ये अधिकार किया था 1453 ईस्वी में। कब, 1453 ईस्वी में। इसीलिए बोला जाता है कि कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ, तो 1453 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ, 1453 ईस्वी में। आपसे पूछा जाएगा कि कुस्तुनतुनिया पर किसने अधिकार कर लिया था, तो अरब और तुर्कों ने। समझ गए। तो जैसे ही अरब और तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, तब इसके लिए एक समस्याएं उत्पन्न होने लगी। किसके लिए, इटली के लिए, कि अब सामान कहाँ से लाएंगे। तब ये जो अन्य देश थे, ये सभी देश व्यापार की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से खुद को मजबूत करने के लिए नए नए मार्गों की क्या करना शुरू किए, खोज करना शुरू किए। नए नए मार्गों की खोज करना शुरू किए, ताकि ये जल्द से जल्द कोई ऐसा स्थान ढूंढे जिसके साथ ये व्यापार कर सके और डायरेक्ट सामान उसके देश में पहुंचे और व्यापारिक दृष्टि से इसका भी महत्व बढ़ जाए। समझ गए। तब होता है किसकी शुरुआत, भौगोलिक खोजों की शुरुआत। भौगोलिक खोजों की शुरुआत। अब जब भौगोलिक खोज की शुरुआत होती है, तो उसमें पुर्तगाल और स्पेन सबसे आगे होता है। सबसे क्या होता है, आगे होता है। समझ गए। तो ये रहा हमारा कारण। समझ गए। तो क्या आपको आज का पहला टॉपिक समझ में आया, बताइए। क्या आपको आज का पहला टॉपिक समझ में आया, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। अभी तो सिर्फ हम देखे हैं कि यूरोप वाले लोग भारत आना शुरू किए। ठीक ना। फिर हम देखेंगे कि आया कैसे, उस पर हम विचार करेंगे। आप सभी पहले ये बताइए, क्या इसका कारण समझ में आया। क्योंकि जब हम आपको समझाते हैं और आप जब हमें अपना कमेंट करते हैं, तो हम जब पढ़ते हैं उससे हम मोटिवेट होते हैं, हमें उत्साह महसूस होता है, हमें लगता है कि हाँ, आप सभी मेरे बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। इसीलिए आप देखते हैं, ताकि हम जिससे मोटिवेट होते हैं वो आप सभी पर डिपेंड करता है कि आप सभी हमारा कितना साथ देते हैं। आप सभी के विचारों से ही हम प्रभावित होते हैं। आप सभी से हम कुछ सीखते हैं तो कुछ सिखाते हैं। आप हमसे बड़े होंगे, कोई छोटा भाई बहन होंगे, तो आप भी अपना विचार रखिए, हम भी अपना कुछ विचार रखते हैं। आप भी हमसे कुछ सीखते हैं, हम भी आपसे कुछ सीखते हैं। तो आप बताएं, क्या आपको समझ में आया। अगर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें
और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। समझ गए? तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल के वीडियो में आगे वाले टॉपिक्स को लेकर। समझ गए? आप समझ गए तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए तो अब हम अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब 30 मिनट काफ़ी अधिक हो जाता है आप सभी के लिए, और यदि ज़्यादा लंबा वीडियो बना दिए तो आप सभी देख नहीं पाएंगे, क्योंकि देखना तो पसंद नहीं करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। आज के लिए गुड नाइट, बाय।